बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की वीडियो में हम रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो के बारे में बात करने जा रहे हैं। रेजिस्टेंस बेसिकली हीमोडायनेमिक्स में आपको पता है कि हम तीन चीज़ों से डील करते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो और रेजिस्टेंस। तो इन तीन में से एक इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो रेजिस्टेंस का है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस जो है वो क्या होती है, किन चीज़ों पर डिपेंड करती है और इसका क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। सपोज़ ये एक ब्लड वेसल है जिसमें ब्लड जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फ्लो कर रहा है ड्यू टू डिफरेंस इन द प्रेशर। ऑफ कोर्स यहाँ पर P1 जो है ये हायर प्रेशर है और इस पॉइंट पे P2 पे जो प्रेशर है वो लोअर है। तो ड्यू टू डिफरेंस इन द प्रेशर जो ब्लड है वो यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा। अब इस फ्लो के दौरान जब ब्लड का कालम, ठीक है, वो ब्लड वेसल्स की वॉल्स के अगेंस्ट जब ड्रैग करता है तो उसको कुछ रेजिस्टेंस जो है वो दरपेश होती है। यही रेजिस्टेंस है जिसकी हम इस आज की वीडियो में बात कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द इम्पेडिमेंट टू ब्लड फ्लो। ठीक है, रेजिस्टेंस इज़ इम्पेडिमेंट टू द ब्लड फ्लो। इसका फार्मूला जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा कि रेजिस्टेंस R इज़ इक्वल टू डेल्टा P/F, यानी कि प्रेशर डिवाइडेड बाई फ्लो। इस फार्मूले से हमें ये भी पता लगा कि रेजिस्टेंस जो है ये फ्लो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा किसी ब्लड वेसल में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना ही उसमें ब्लड का फ्लो कम होगा एंड वाइस वर्सा। अब इसके यूनिट की बात कर लेते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस का एक बड़ा यूनिट है जिसे हम PRU बोलते हैं। PRU स्टैंड्स फॉर पेरिफेरल रेजिस्टेंस यूनिट। और एक इसका CGS सिस्टम में, यानी कि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड सिस्टम, इसमें इसका एक छोटा यूनिट है और वो है मिलीमीटर ऑफ मर्करी पर मिलीलीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये कहाँ से आया? जैसे कि हमने अभी फार्मूला देखा था कि रेजिस्टेंस इक्वल टू P/F, तो पहले P का आ जाएगा यूनिट यानी कि प्रेशर का, मिलीमीटर ऑफ मर्करी, उसके बाद फ्लो का आ जाएगा मिलीलीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसमें रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है इन डाइन सेकेंड डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर रेज़्ड टू पावर 4, ये है 1333 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पर मिलीलीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि टोटल पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस कितनी होती है और टोटल पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस कितनी होती है। अच्छा, इस CVS के जो लेक्चर्स हैं इनके शुरू में हमने देखा था कि हमारी जो सर्कुलेशन है उसको हम दो कंपोनेंट्स में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है, ये वाली सिस्टेमिक सर्कुलेशन और ये वाली पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो है आपको पता है कि यहाँ से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद एओर्टा से शुरू होती है। एओर्टा फिर आपको पता है लार्ज आर्टरी है, उसके बाद वो स्मॉल आर्टरीज में डिवाइड करती है, वो फिर उसके बाद आर्ट्रियोल्स में, फिर मेट आर्ट्रियोल्स, फिर कैपिलरीज, फिर वेन्यूल्स, फिर वेन्स, फिर ये लार्ज वेन बनती है सुपीरियर और इन्फीरियर वेना के बाद, और ये फिर राइट एट्रियम में आके यहाँ पर ड्रेन हो जाती हैं। तो इस सारी जो सर्किट की ये जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो है इसकी जो रेजिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस। ओके, जो हमारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, ये जो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, इसकी रेजिस्टेंस को बोलते हैं पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस या पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी कह देते हैं इसको। अच्छा, और ये जो दूसरी हमारी सर्कुलेशन का कंपोनेंट है यानी कि पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो आपको पता है कि यहाँ पर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से ये स्टार्ट होती है, उसके बाद ये ब्लड वेसल्स इन द लंग्स आ जाती हैं, पल्मोनरी वेसल्स, और उसके बाद पल्मोनरी वेन बनती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आपका राइट एट्री में आ जाती है। तो ये जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, ये वाली पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसकी जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, इस पल्मोनरी सर्कुलेशन की जो रेजिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस। तो आइए अब दोनों की वैल्यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहले हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन की रेजिस्टेंस डिटरमिन करते हैं जिसको हम पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो R इज इक्वल टू हमें पता है डेल्टा P/F। तो हमारी जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है वहाँ पर एवरेज जो प्रेशर है उसकी वैल्यू है 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और वहाँ पर जो हमारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जो फ्लो है इट इज़ अबाउट 100 मिलीलीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये है कि 100 डिवाइड बाई 100 हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आई वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में वो आई 1 PRU। अब ये बहुत बड़ा यूनिट है। ठीक है, तो पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस हमारी जो टोटल है ये 1 PRU है। अगर हम पल्मोनरी रेजिस्टेंस की बात करें तो उसमें फिर इस तरह से हम डिटरमिन करेंगे, वही वाला फार्मूला आएगा, R इज इक्वल टू डेल्टा P/F। तो पल्मोनरी वेसल्स में, पल्मोनरी सर्कुलेशन में हमारे पास डेल्टा P 14 है। ये 14 कहाँ से आया? क्योंकि पल्मोनरी सर्कुलेशन में मैक्सिमम प्रेशर 16 होता है, ठीक है, और मिनिमम प्रेशर होता है 2।
तो 16 - 2 = 14, ठीक है, ये 14 आ गया। और पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो आपका फ्लो है वो वही वाला फ्लो है जो कि आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में होता है, क्योंकि वही वाला ब्लड जो आपको पता है वो पल्मोनरी वेसल्स में आ जाता है और उसके बाद ऑक्सीजनेट हो जाता है, तो वहाँ पर भी 100 ml/s ही आएगा। तो 14 / 100 इसका मतलब है 0.14 PRU। ये हमारी जो है ये पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस है, जो आके आप देख सकते हैं कि पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस से काफ़ी ज़्यादा कम है, ऑलमोस्ट इट इज़ 1/7 ऑफ द सिस्टमिक रेजिस्टेंस। अच्छा, अब हम देखते हैं कि पॉइजलीज लॉ जो है ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे देता है। ना अकॉर्डिंग टू द पॉइजलीज लॉ रेजिस्टेंस जो है इट इज़ इक्वल टू 8 𝜼l डिवाइडेड बाय पाई रेडियस रेज टू पावर 4। यहाँ पर ईटा जो है ये विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड, एल जो है ये लेंथ ऑफ द वेसल है, पाई आपको पता है कांस्टेंट है, और आर जो है ये रेडियस ऑफ द वेसल है विच इज़ रेज टू पावर 4। अब इस पॉइजलीज लॉ के ना 3 बड़े इंपॉर्टेंट इन्फ्रेंसेस हैं या इसकी कंक्लूजन्स हैं जो इस पर हमें पता चल रहे हैं। पहली बात तो ये कि जो रेजिस्टेंस है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वेसल। ओके, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल यानी कि लेंथ ऑफ द वेसल। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज़्यादा लेंथ ऑफ वेसल ज़्यादा होगी उतनी ही उस वेसल के अंदर रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक हो गया। दूसरा कि आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड। ठीक है, जितनी ज़्यादा ब्लड की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा वो उसमें रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। इसीलिए पॉलीसाइथेमिया यानी कि जिसमें आरबीसीज़ का नंबर बढ़ जाता है उसमें रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है, जबकि एनीमिया के केस में, जबकि आपको पता है कि एनीमिया में आरबीसीज़ कम होते हैं तो अनीमिया में हमारी रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है। ये बात अपने जहन में रखनी है, इसकी बहुत सारे आगे आगे क्लिनिकल एप्लीकेशंस आएंगी। ठीक है, और तीसरा मेरा ख्याल है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द रेडियस रेज टू पावर 4, रेडियस ऑफ द ब्लड वेसल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ब्लड वेसल का रेडियस बढ़ता जाएगा, उसका डायमीटर बढ़ता जाएगा, उसमें रेजिस्टेंस उतनी ही कम होती जाएगी एक्सपोनेंशियली। ठीक है, इस वेसल की जो रेजिस्टेंस होगी वो इस वेसल से काफ़ी ज़्यादा कम होगी। ठीक है, और इसी तरह ये जो आगे आपको थर्ड वेसल नज़र आ रही है, सॉरी ये वाली, इसमें जो रेजिस्टेंस होगी वो इन दोनों वेसल से काफ़ी ज़्यादा कम होगी इन द रेशो ऑफ द या रेडियस रेज टू पावर 4 के ऑर्डर में। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, जितनी ज़्यादा वेसल का रेडियस ज़्यादा होगा उतनी ही रेजिस्टेंस कम होगी और वाइस वर्सा, यानी कि जितना रेडियस उसका कम होता जाएगा, सपोज वेजो कंस्ट्रिक्शन अगर किसी ब्लड वेसल की होती है, ठीक है, वेजो कंस्ट्रिक्शन, तो उसमें क्या होता है कि ब्लड वेसल का रेडियस कम हो जाता है, वो नैरो हो जाती है, तो उतनी ही ज़्यादा उस वेसल के अंदर रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी फिर। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं कि पैरेलल और सीरीज़। ठीक है, ये पैरेलल ये सीरीज़ और ये पैरेलल, इन सर्किट्स के अंदर रेजिस्टेंस क्या होती है और उनकी क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है। अब ये एक आप देख रहे हैं पैरेलल सीरीज़ वास्कुलर जो है एक सर्किट आप देख रहे हैं। ठीक है, हमें पता है कि आर्टरी के बाद आर्ट्रियोल बनता है, उसके बाद मेट आर्ट्रियोल बनता है, फिर उससे कैपिलरीज बनती हैं, फिर वेन्यूल्स बनते हैं और फिर वेन बनती है। तो ये सारे एक सीरीज़ के अंदर अरेंज्ड हैं। ठीक है, अब इस केस में जो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस है आर टोटल, उसका फार्मूला ये होगा, इट विल बी इक्वल टू R1 + R2 + R3 + R4 लाइकवाइज, यानी कि इन सारी जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं इनकी इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस को जमा कर देंगे, आर्टरी की, आर्ट्रियोल की, कैपिलरी की, वेन्यूल की और वेन की, तो हमारे पास आर टोटल यानी कि टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, जबकि अब ये वाला आप सर्किट देखें तो ये एक पैरेलल सर्किट है। ठीक है, एओर्टा आई, एओर्टा के बाद आर्टरीज आई, आर्टरीज जो हैं वो डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर गई, कुछ जो हैं वो ब्लड ब्रेन के पास चली गई, कुछ कोरोनरी हार्ट के पास चली गई, कुछ रीनल किडनी के पास आ गई, फिर कुछ जो हैं वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में चली गई, कुछ स्केलेटल मसल के पास चली गई, इसी तरह। ठीक है, उसके बाद वहाँ से वेन्स निकली और वेन्स निकल के आपस में ज्वाइन की और उन्होंने बड़ी वेन्स बना दी और फिर एक आपके पास लार्जेस्ट वीना केवा बन गई। तो इसका मतलब है ये जो हमारे ऑर्गन्स हैं डिफरेंट, ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, किडनीज हो गए, जीआईटी हो गया वगैरह वगैरह, ये सब एक पैरेलल सर्किट के अंदर अरेंज्ड होते हैं। अच्छा, इस केस में हमारे पास टोटल जो रेजिस्टेंस है आर टोटल, उसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, यानी कि 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4 एट्सेट्रा, इसी तरह लाइकवाइज। अब इसका मतलब क्या है, ये बात गौर से सुनिएगा कि यहाँ पर हम जितनी ब्लड वेसल्स इस सर्किट के अंदर ऐड करते जाएंगे उतनी ही आर टोटल कम होती जाएगी, और
अगर हम इस पैरेलल सर्किट में से कोई भी एक, अगर हम यहाँ पर ये ब्लड वेसल को रिमूव कर दें, ठीक है, तो आर टोटल बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इस फैक्ट की एक बहुत ज़्यादा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। कैसे कि सपोज़ आपको किसी वजह से किसी पेशेंट का एम्पुटेशन करनी पड़ जाती है, या कोई एक ऑर्गन, फॉर एग्जांपल एक किडनी आपको रिमूव करना पड़ जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन एंड दिस फिगर आपने एक पैरेलल सर्किट रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो जब आपने पैरेलल सर्किट रिमूव किया है, इसमें से कोई एक रेजिस्टेंस, फॉर एग्जांपल R4 को निकाल दिया है, या R3 को निकाल दिया है, या R5 को निकाल दिया है, तो इसका मतलब ये है कि R टोटल जो है इनमें से किसी एक के या ज़्यादा के निकालने से R टोटल बढ़ जाएगी। तो इसी तरह फिर हमारी बॉडी के अंदर होता है, जब आप एक किडनी को निकाल देते हैं या एक लिम्ब को आप रिमूव कर देते हैं, तो होता क्या है कि R टोटल यानी कि टोटल जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है। अब आपको पता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है, आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, इट इज़ इक्वल टू कार्डिक आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो जब आपकी रेजिस्टेंस बढ़ गई, ठीक है, रेजिस्टेंस जब आपकी बढ़ गई किडनी के रिमूव करने से या एक लिम्ब के रिमूव करने से, तो इसका मतलब ये है कि ये कार्डिक आउटपुट से मल्टीप्लाई करके उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जो एम्पुटेशन वाले पेशेंट हैं, या जिनमें अगर आप एक ऑर्गन आप रिमूव करते हैं, आपको उस पर बड़ा चेक रखना पड़ता है। जितने भी फॉलोअप होते हैं, आप उसका ब्लड प्रेशर क्लोजली मॉनिटर करते हैं कि कहीं उसने ब्लड हाइपरटेंशन यानी कि इंक्रीज़ इन ब्लड प्रेशर तो नहीं डेवलप कर ली। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट है। उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो है इसमें आपको रेजिस्टेंस के मतलब काफ़ी कंसेप्ट समझ आ गए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।